चलिए, तो हीमेटोलॉजी सेक्शंस में एंटीप्लेटलेट और एंटीकोएगुलेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ने के बाद एक थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कर लेते हैं। इसमें वैसे तो थियरी पॉइंट ऑफ व्यू लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई इसमें से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर वाइवा क्वेश्चंस कई बार पूछते हैं, तो क्लियर कर लेते हैं। हिमेटेनिक्स इसे कहा जाता है। हिमेटेनिक्स के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी हमें डाइटरी रिक्वायरमेंट होती है। अगर डाइटरी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो पाती है तो इससे कुछ कंडीशंस भी हो सकती है, उसमें फिर हमको एडिशनली बाहर से देना पड़ता है। तो जो हिमेटेनिक्स मेजर हिमेटेनिक्स है वो है, एक तो आयरन जैसे आपको पता है, एक है फॉलिक एसिड और एक है विटामिन बी 12। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग वन बाय वन देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो सबसे पहले आयरन के बारे में देख लेते हैं। अब नॉर्मली आयरन जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसका अब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो आयन जो इनऑर्गेनिक आयन होता है वो यूजुअली होता है Fe3+ फॉर्म में, जिसे फेरिक फॉर्म भी कहा जाता है। वो जब भी फेरस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मीन्स कि उसके Fe3+ में से जब Fe2+ बनता है, कि मीन्स कि रिड्यूस हुआ एक, तो ये प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन। तो ये रिडक्शन प्रोसेस से फेरिक फॉर्म जो है वो फेरस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और यही फेरस फॉर्म ऑब्जॉर्प्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली तो चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है कि फेरस फॉर्म में ऑब्जॉर्ब होता है आयन, ठीक है। अब एक बार ऑब्जॉर्ब हो गया तो क्या हो सकता है कि ऑब्जॉर्ब होने के बाद पहले तो होता है उसका स्टोरेज। तो स्टोरेज जो फॉर्म में होता है उसे कहते हैं फेरिटिन। तो फेरिटिन के फॉर्म में ये स्टोरेज होता है। और ट्रांसपोर्ट होता है उसका, ट्रांसपोर्ट जो प्रोटीन की मदद से होता है उसे ट्रांसफेरिन भी कहते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ट्रांसफेरिन। सब जगह फेरिन आता है तो इसे आप याद रख सकते हैं। और जो फिर हेल्प करता है ब्लड बनाने के लिए ले जाता है। अभी ब्लड बन जाएगा आयन के अंदर से, ठीक है, आरबीसी के अंदर हेल्प करेगा, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। जो एक्सेस आयन बचेगा वो एक्सेस आयन फिर फेरिटिन के फॉर्म में जमा होगा। कैसे? वो एपोफेरिटिन के साथ कंबाइन हो जाएगा और फेरिटिन के फॉर्म में फिर उसका स्टोरेज हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा आयन का ऑब्जॉर्प्शन, फिर उससे उसका यूटिलाइजेशंस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर प्रोटीन ट्रांसफेरिटिन, और उसमें से ब्लड फॉर्मेशन या ब्लड कंपोनेंट्स बनाता है। अब हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं वो जो आयन का अब्जॉर्प्शन बढ़ाती है। तो ऑब्वियसली जो रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करेगी या हेल्प करेगी आयन को रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, तो जो अब्जॉर्प्शन बढ़ाएगी और रिडक्शन में हेल्प करती है वो क्या है? एसिड्स। तो श्रमक के एसिड हो गए, HCl हो गए, या तो फिर एस्कॉर्बिक एसिड जिसे विटामिन सी भी कहते हैं। तो अगर उसके साथ आयन को लिया गया तो आयन का अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो आयन अब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप फ्रूट जूसेस के साथ पीते हैं, ठीक है, तो आयन का अब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। विटामिन सी के साथ अगर आयन लेते हैं तो आयन का अब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयन का अब्जॉर्प्शन कम करते हैं? तो अगर एल्कलाइन एटमॉस्फेयर हो गया, फूड हो गया जिसमें फाइटेट्स होते हैं, टी कॉफ़ी हो गया जिसमें टेनेट्स होते हैं, या फिर ऐसी कुछ ड्रग्स, एंटासिड हो गई या तो फिर टेट्रासाइक्लिन हो गई, ऐसी कुछ मेडिकेशंस हैं वो अब्जॉर्प्शन कम करती है। तो कई बार एमसीक्यू में पूछते हैं कि आयन को चाय के साथ ले लिया या फिर कॉफ़ी के साथ लिया जा सकता है तो उसके अब्जॉर्प्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो क्योंकि चाय और कॉफ़ी में टेनेट्स होते हैं तो उससे उसका अब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है। फूड के साथ लेते हैं तो फूड इंटरफेरेंस करता है जिससे अब्जॉर्प्शन कम होता है। तो ये दो फैक्टर्स ऑब्जॉर्प्शन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, कई बार एमसीक्यू में पूछते हैं। चलिए, अब जो मेन चीज़ पे आते हैं उसे कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। जब भी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें पता है कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है जिसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। अब उसके लिए कौन सी मेडिकेशन हमारे पास अवेलेबल है? दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, या तो पेशेंट ओरल ले सकता है कि नहीं। अगर पेशेंट ओरल ले सकता है तो उसे हम लोग ओरली आयरन देंगे। अगर कुछ ऐसी चीज़ होगी कि अगर पेशेंट ओरली नहीं ले पाता है देन वी गो फॉर पैरेंट्रल। तो ओरल आयन की बात करते हैं तो आयन अलग अलग फॉर्मुलेशंस में अलग अलग सॉल्ट्स में अवेलेबल होता है, जैसे आयन सल्फेट, आयन ग्लूकोनेट, आयन सक्सीनेट, ऐसे कुछ होता है। आयन सल्फेट है सबसे सस्ता होता है, उसमें 20% एलिमेंटल आयन होता है, ठीक है। एलिमेंटल आयन मीन्स की फेरस सल्फेट है, ठीक है। आयन सल्फेट या फेरन सल्फेट भी कहते हैं, फेरस सल्फेट इसे कहते हैं। फेरस सल्फेट के अंदर क्या होता है कि फेरस फॉर्म के अंदर आयन होता है और सल्फेट भी होता है। तो हमें जो प्योर आयन है वो कितना है वो जानना है, इसे कहते हैं एलिमेंटल आयन, ठीक है। तो फेरस सल्फेट में हमें एलिमेंटल आयन ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट एलिमेंटल आयन के ऊपर होती है।
तो कितना आयन चाहिए डेली? डेली हमें 200 mg एलिमेंटल आयन चाहिए। तो जो भी प्रिपरेशन में एलिमेंटल आयन है उसके ऊपर आप ध्यान रखें। तो 200 mg हमारी रिक्वायरमेंट है। अब हमने आयन दे दिया पेशेंट को, कैसे पता चलेगा कि रिस्पॉन्स आ रहा है? तो अगर इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं और रेटिकुलोसाइट के काउंट्स बढ़ जाते हैं तो दैट सजेस्ट कि जो भी हमने आयन दिया है उसका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना आयन बढ़ेगा? अगर ओरल आयन देते हैं तो हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? फटाफट से आयन बढ़ जाएगा, फटाफट से हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा? तो अगर हीमोग्लोबिन पर वीक 0.5 to 1 ग्राम पर डीएल बढ़ता है, ठीक है, हर वीक में 0.5 to 1 ग्राम पर डीएल बढ़ता है तो उसे अच्छा रिस्पॉन्स माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है, ओरल आयन तब तक देना चाहिए जब भी डेफिशिएंसी कम ना हो जाए। मान लीजिए 8 है और पेशेंट को चाहिए 12 या 13, तो उसके ऊपर धीरे 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 पहुंचना है। जब भी आप 13 के ऊपर पहुंच जाए तो आयन बंद नहीं करना है, उसके बाद भी 2 या 3 महीने के लिए आयन देना है। जिससे क्या होता है कि आयन के जो स्टोर्स हैं, क्योंकि आयन की एक अफिनिटी होती है उसके प्रोटीन्स के प्रति, ठीक है, तो उस वहाँ पे आयन स्टोर हो जाता है। तो आयन्स जो है उसके स्टोरेज को हमें फुल करना है। एक बार स्टोरेज फुल हो गए फिर आप बंद कर दीजिए तो चलेगा। तो आयन स्टोरेज फुल करने के लिए हीमोग्लोबिन टारगेट लेवल पे आने के बाद भी 2 से 3 महीने तक हमें सेम आयन कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी किसके बारे में? ओरल आयन थेरेपी के बारे में। प्रेगनेंसी की बात कर ले तो प्रेगनेंसी के अंदर क्या है कि प्रेगनेंसी के लिए हमें प्रोफाइलैक्सिस के फॉर्म पे देना है आयन, ठीक है, क्योंकि इंडिया में प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको आयन की डेफिशिएंसी रहती है, तो प्रोफाइलैक्टिकली देना है। तो आप सेकंड ट्राइमेस्टर से आयन देना स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार हमने देखा है ओसी पिल्स भी होती है, तो उसके पैकेट में भी 21 टैबलेट होती है और उसके बाद 8 आयन की टैबलेट होती है, क्योंकि यूजुअली पाया गया है कि इंडियन फीमेल्स के अंदर आयन का डेफिशिएंसी होता है। अब मेन देखते हैं साइड इफेक्ट, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकती है। तो आयन, ओरल आयन देने से मेन जो साइड इफेक्ट्स हो सकती है वो जीआई रिलेटेड हो सकती है। आयन बहुत नॉजिएटिंग ड्रग है। जैसे ही इवन आप रूम में खोलोगे तो बहुत ही उसकी मेटालिक और स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, नॉजिएटिक सेंसेशन आता है, तो मुंह के पास ले गए तो वॉमिटिंग होने का चांसेस है ही। दूसरी चीज़ है, आयन थोड़ा इरिटेट भी करती है म्यूकोजा को, तो कई पेशेंट को क्या होता है उसकी वजह से वॉमिटिंग होता है। लेकिन एक बार सिस्टम में चली गई तो उससे दो चीज़ें हो सकती है। कुछ पेशेंट्स को डायरिया भी हो सकता है आयन से, या कुछ पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। बच्चों में स्पेशली हम लोग आयन का बहुत यूज़ करते हैं, आयन सिरप्स के फॉर्म में देते हैं। तो उसके अंदर हमें देखना है कि रिस्पॉन्स क्या है। लेने के बाद थोड़े टाइम के बाद बच्चा डायरियल स्टेट में है या फिर कॉन्स्टिपेटेड स्टेट में है, तो हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग वो रिएक्टिविटी होती है। उसके हिसाब से कुछ केसेस में डायरिया भी देखा गया है, कुछ केसेस में कॉन्स्टिपेशन भी देखा गया है। कब अब ओरल आयन आपको नहीं देना है या फिर कब पेरेंटल के ऊपर स्विच करना है? कि जब भी ओरल आयन का कोई रिस्पॉन्स आपको ना देखने को मिले, हो सकता है इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो म्यूकोसा के अंदर, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो, या तो फिर साइड इफेक्ट्स इतनी ज़्यादा हो जाए कि आप ओरल नहीं दे सकते, इंटॉलरेंस हो जाए, तो उस टाइम पे फिर हमें स्विच करना है पेरेंटल प्रिपरेशंस के ऊपर। तो पेरेंटल प्रिपरेशंस हैं, आयन की जो पेरेंटल प्रिपरेशंस है मेनली दो फॉर्म में अवेलेबल है। एक जिसे कहते हैं आयन डेक्स्ट्रान और दूसरा है आयन सॉर्बिटॉल सिट्रेट। तो ये दो फॉर्म में पेरेंटल आयन अवेलेबल है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कई बार पूछ रहे हैं कि क्या पेरेंटल आयन देने से जो रेट ऑफ इंक्रीज इन द हीमोग्लोबिन है वो फास्ट हो जाएगा? तो ये एक मिथ है कि ओरल आयन के कंपैरिजन में अगर हम पेरेंटल आयन देंगे तो फास्टर रेट पे हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सेम रेट पे ही हीमोग्लोबिन बढ़ता है, जो 0.5 to 1 ग्राम पर डीएल हमने कहा था पर वीक, उसी रेट पे पेरेंटल से ही बढ़ता है। पेरेंटल देने का एक ही फ़ायदा है कि ओरल अगर पेशेंट अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो एक जो चीज़ होगा, अगर एक इंटॉलरेंस है, साइड इफेक्ट्स ज़्यादा है, टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, तो उसमें फ़ायदा होगा, ठीक है। अब दोनों में से कौन सा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयरन जो डेक्स्ट्रान है, तो आयरन डेक्स्ट्रान आप आईएम और आईवी भी दे सकते हैं, जबकि आयन सॉर्बिटल सिट्रेट सिर्फ आईएम दे सकते हैं। तो इन शॉर्ट आयन सॉर्बिटल सिट्रेट को आईवी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जब भी आप आईवी देंगे तो क्या होता है कि आयन सॉर्बिटल सिट्रेट होते हैं वो अपने जो प्रोटीन के साथ सेचूरेट कर देता है, तो रैपिडली जो उसका ट्रांसफेरेटिन प्रोटीन है उसको वो सेचूरेट कर देता है। इससे क्या होता है कि
फ्री आयन का लेवल ब्लड में बहुत बढ़ जाता है और जिससे आयन ओवरलोड या फिर आयन टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो इसलिए आयन सॉर्बिटॉल सिट्रेट को हम कभी भी आईवी नहीं देते, आईएम ही यूज़ करते हैं। तो मोस्टली इसीलिए सभी आयन प्रिपरेशंस को हम लोग आईएम ही यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, आईवी देने पर कई बार हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी देखी गई है। तो तभी देना है कि जब आपकी फैसिलिटी में सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी को टैकल करने की सुविधा हो। और पेरेंटल आयन देने के लिए ये एक फॉर्मूला अवेलेबल है कि कितने डोज में पेरेंटल आयन देना है। तो वो है 4.3 इंटू पेशेंट का केजी में बॉडी वेट और कितना डेफिशिएंट है हीमोग्लोबिन ग्राम पर डीएल। तो अगर आप ये फॉर्मूला के अंदर डालेंगे तो आपको टोटल आयन रिक्वायरमेंट कि पेशेंट को इतना टोटल आयन देना है वो पता चल जाएगा। इसमें आयन स्टोर्स जो 2-3 महीने के लिए थे वो भी अंदर इंक्लूड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट मोर इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आईएम हम लोग प्रिपरेशंस देते हैं वो किस प्रकार से देते हैं। वो स्पेशल टेक्निक है आयन देने के लिए। यस, आयन की स्पेशल टेक्निक है। अगर हम लोग सिंपल आईएम इंजेक्शंस देते हैं तो ये हमें पता है कि ये हमारी स्किन है, हम लोग यहाँ से 90 डिग्री के ऊपर यहाँ पे देते हैं इंजेक्शंस, आईएम इंजेक्शन जो सीधा चला जाता है कहाँ पे, मसल के अंदर चला जाता है। लेकिन जब हम निकालते हैं तो एक ऐसा ट्रैक हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे जो दिखा रहा है ऐसा ट्रैक हो जाता है, जिसमें से क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि जो डिपॉजिटेड आयन है वो ऊपर की साइड आ सकता है और ऊपर की स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये पिगमेंटेशन हो गया और आयन के पिगमेंटेशन बहुत लंबे समय तक चलते हैं, कई बार लाइफ लॉन्ग भी रहता है, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो ये पिगमेंटेशन से बचाने के लिए और ऐसे ट्रैक में से आयन बाहर ना आए तो उसके लिए हमने जो टेक्निक डेवलप की है उसे कहते हैं जेड ट्रैक टेक्निक। अब जेड ट्रैक टेक्निक में करते क्या है कि पहले स्किन को स्ट्रेच करते हैं, पूरा स्ट्रेच करने के बाद फिर इंजेक्ट करते हैं और इंजेक्ट करने के बाद जैसे जैसे हम लोग नीडल को निकालते जाते हैं तब हम स्किन को धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं। ठीक है, तो इवेंचुअली क्या होगा कि यहाँ पे हमने प्रिक किया था और डिपोजिशन यहाँ पे हुआ, तो एक पूरा ट्रैक बन जाता है जिसे कहते हैं जेड ट्रैक। अब इस ट्रैक में से ऐसे घूम के नहीं आ सकता आयन, ठीक है, तो लॉक हो जाएगा आयन, जो डिपोजिटेड साइट है वहाँ पे वो लॉक हो जाएगा। तो इसीलिए ऊपर सरफेस पिगमेंटेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, जिसे कहते हैं जेड ट्रैक टेक्निक। तो स्किन पिगमेंटेशन प्रिवेंट करने के लिए ये टेक्निक बनाए गए हैं। छोटे बच्चों में, नवजात शिशु के अंदर कई बार आयन के ड्रॉप्स भी यूज़ की जाते हैं। तो आयन ड्रॉप्स को यूज़ करने के लिए भी ऐसा स्पेशल प्रिकॉशंस कहा जाता है कि वो ड्रॉप्स को आप बच्चों के मुंह के अंदर रखें, फिर आप उसे दबाएं तो ड्रॉप सीधे उसके मुंह के अंदर जाए, क्योंकि उससे क्या होता है कि लिप्स के ऊपर भी पिगमेंटेशन हो सकता है। तो लिप्स पे आयन ड्रॉप्स को छूना नहीं है बच्चे के, अदरवाइज उसका बच्चे का लिप्स भी पिगमेंटेशन हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। अब बात करते हैं आयन पॉइजनिंग के बारे में। अगर आयन का ओवरलोड हो गया तो क्या करेंगे, हमारे पास है कोई एंटीडोट वगैरह, देख लेते हैं। तो एक तो एक्यूट आयन ओवरलोड होता है या तो फिर क्रोनिक आयन ओवरलोड होता है। ठीक है, क्रोनिक आयन ओवरलोड किस में होता है, जिसमें फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। थैलेसीमिया जैसे पेशेंट्स के अंदर क्रोनिक आयन ओवरलोड हो सकता है। तो एक्यूट में ऑब्वियसली ट्रीटमेंट एक्यूट है, इमरजेंसी है, तो हम लोग पेरेंट्रल यूज़ करेंगे। तो पेरेंट्रल आयन हम लोग यूज़ करते हैं और जो एंटीडोट है उसे कहते हैं डेसफेरिऑक्सामाइन। ठीक है, यहाँ पे भी फेरी आता है, तो एंटीडोट आप याद रख सकते हैं, डेसफेरिऑक्सामाइन एक्यूट आयन पॉइजनिंग के अंदर आईएम दी जाती है। जबकि क्रोनिक के अंदर जो दी जाती है जिसका नाम है डेफेरिप्रोन, ठीक है, इसमें भी फेरी आता है तो भी आप याद रख सकते हैं, डेफेरिप्रोन, ये ओरल दी जाती है क्योंकि क्रोनिक है। ठीक, अब क्या है, एक एंटीडोट है दूसरा जिसे कहते हैं डाइमर कैप्रोल, शॉर्ट फॉर्म में जिसे बाल भी कहते हैं। तो ऐसा है कि बाल को कभी भी आयन पॉइजनिंग में नहीं देना है। तो पूछते हैं कि क्यों नहीं देना है, या तो फिर किस कंपोनेंट को आयन पॉइजनिंग में अवॉइड करना है। तो ऑप्शन में दिया होगा बाल, क्योंकि इसके साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो बहुत टॉक्सिक होता है, किडनी डैमेज भी कर सकता है। तो इसीलिए आयन पॉइजनिंग में कभी भी आपको बाल डाइमर कैप्रोल नहीं देना है। बाल आया ही है तो देख लेते हैं कि बाल दो चीज़ों में या दो पॉइजनिंग में नहीं देना है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। एक है कॉपर पॉइजनिंग और एक है आयन पॉइजनिंग। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बाल काफ़े के अंदर अच्छा नहीं लगेगा, तो काफ़े का मतलब होता है CU, यहाँ पे हम लोग एक गिनेंगे, और FE। तो CU मीन्स कि कॉपर, और आयन पॉइजनिंग में बाल देना कॉन्ट्राइंडिकेटेड है।
चलिए, तो ये पूरा आयन के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया। अब बढ़ते हैं फॉलिक एसिड के बारे में। तो फॉलिक एसिड की पहले तो डेफिशिएंसी से क्या होता है हमें पता ही है कि फॉलिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, और जो आरबीसीज के मैच्योरेशंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो भी एक अनीमिया होगा जिसे कहते हैं मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। दूसरी चीज़, फॉलिक एसिड जो रिस्पॉन्सिबल है वो न्यूरोनल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी न्यूरोनल डेवलपमेंट के लिए फॉलिक एसिड ज़रूरी है, इसीलिए प्रेगनेंसी के अंदर हम स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट फीमेल्स को फॉलिक एसिड एडिशनली देते हैं टू प्रिवेंट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और एक एडिशनल यूज़ है फॉलिक एसिड का, जो हमें पता ही है कि जब भी हम लोग मिथोट्रेक्सेट जैसे एंटी कैंसर मेडिकेशंस देते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी प्रिवेंट करने के लिए हम लोग फॉलिक एसिड देते हैं। जो भी मेडिकेशंस फॉलिक एसिड का एक्टिव फॉर्म बनाने के साथ इंटरफियरेंस करता है, तो मिथोट्रेक्सेट का मैकेनिज्म वही है कि फॉलिक एसिड को एक्टिव नहीं बनाने देता है, उसमें जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करते हैं, तो इसीलिए उसकी अगर टॉक्सिसिटीज़ हो गई तो बाहर से फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स देते हैं। तो उससे फॉलिनिक एसिड कहा जाता है, एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड है। दूसरा नाम जिस सिट्रोवोरम भी कहा जाता है या तो फिर ल्यूकोवोरिन भी कहा जाता है। तो ऑल इन ऑल सब एक ही है, एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड है। तो मेजर 3 जगह पे फॉलिक एसिड यूज़ किया जाता है। अब देख लेते हैं कि विटामिन B12 क्या है। ज़्यादा फॉलिक एसिड के बारे में डिटेल में चर्चा करने का मतलब नहीं, इतना ही इनफ है। B12 की बात करें तो अगेन B12 भी मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए उसकी डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। लेकिन दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके साथ जुड़ा हुआ होता है कि न्यूरोनल जो माइलिन होते हैं, नर्व के आसपास माइलिन जो होते हैं, अगर B12 नहीं हुआ तो वो माइलिन का लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अर्लियर फेजेस ऑफ B12 डेफिशिएंसीज में हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट न्यूरोपैथी जैसे सिम्टम्स लेके आता है, उसकी जो नर्व्स हैं उसमें बहुत झंझनाहट होती है। ठीक है, और अगर अग्रावेटेड फॉर्म रहा तो फिर उसको हेडेक होता है, मेमोरी में डिफ़िकल्टीज होती हैं। और अगर सीवियर फॉर्म है, सीवियर डीमाइलिनेशन होता है, तो जिसे कहते हैं सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो सीवियर फॉर्म ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ B12 है जिसमें आपके जो पिरामिडल ट्रैक्स अफेक्ट होते हैं और इवेंचुअली लॉस ऑफ वाइब्रेशन एंड प्रोप्रायोसेप्शन भी होता है। तो ये सीवियर फॉर्म ऑफ B12 डेफिशिएंसीज है। ठीक है, तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ इससे जुड़ा हुआ है कि जो B12 का अब्जॉर्प्शन होता है, B12 का जो अब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए एक फैक्टर जरूरी होता है जिसे कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, फिजियोलॉजी में देख चुके हैं, जो एक्चुअली स्टमक से सिक्रेट होता है। तो अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर की भी डेफिशिएंसी हो गई तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज हो जाएगी और जिससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। तो ऐसी सभी चीज़ों में न्यूरोपैथी प्रिवेंट करने के लिए या फिर न्यूरोनल सिम्टम्स हो अर्लियर, या तो फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो, या तो B12 डेफिशिएंसी क्लियर कट हो, तो उसमें हमें B12 बाहर से देना पड़ेगा। या तो हम उसे ओरली दे सकते हैं या तो फिर हम पेरेंटली दे सकते हैं। पेरेंटली यूजुअली हम लोग IM या फिर सबक्यूटेनियस, मेनली IM इंजेक्शंस यूज़ करते हैं B12 देने के लिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, फिजियो में भी पूछते थे कि क्यों फॉलिक एसिड अलोन नहीं देना चाहिए, वाई फॉलिक एसिड अलोन शुड नॉट बी गिवन। ठीक है, तो मान लीजिए कि पेशेंट्स में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है और आपने सिर्फ फॉलिक एसिड दे दिया, तो उससे क्या होगा कि जो फॉलिक एसिड जो बचा कुचा B12 है उसको भी यूज़ में लगा देगा सेल मैच्योरेशंस के लिए। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि B12 ऑलरेडी डेफिशिएंट था और भी ज़्यादा डेफिशिएंट हो जाएगा और उससे न्यूरोनल सिम्टम्स और वर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ऑलवेज जब भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है तो हम लोग फॉलिक एसिड के साथ B12 भी देते हैं, तो दोनों कंबाइंड में देते हैं, फॉलिक एसिड अलोन नहीं देना चाहिए। तो ये था हेमेटोनिक्स के बारे में। अब लोग हम कुछ ग्रोथ फैक्टर्स देख लेते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQs पूछते हैं क्योंकि ये ग्रोथ फैक्टर्स के ऊपर ड्रग्स बनी हुई होती है। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स जो ब्लड कंपोनेंट है, RBCs, WBCs और प्लेटलेट, मेनली उनके लिए बनाए गए हैं, उनको स्टिमुलेट करने के लिए, बोन मैरो में से उनका प्रोडक्शन स्टिमुलेट करने के लिए ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो सभी ग्रोथ फैक्टर्स यूजुअली किस रूट से दिए जाते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से दिए जाते हैं। तो पहले RBC के साथ एसोसिएटेड ग्रोथ फैक्टर्स देख लेते हैं। RBC के साथ जो एसोसिएटेड ग्रोथ फैक्टर्स है वो है इरिथ्रोपोइटिन। हमें पता ही है कि इरिथ्रोपोइटिन किडनी में से सिक्रीट होता है और वो फिर बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है और जिससे क्या है कि जो RBCs हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। तो ये जो इरिथ्रोपोइटिन को बाहर से देने के लिए कई सिचुएशंस में हम इरिथ्रोपोइटिन बाहर से देने को यूज़ करते हैं, जिसका एक है एपोइटिन, एक नाम है।
जो रिकम्बिनेंट फॉर्म ऑफ ह्यूमन इरिथ्रोपोइटिन है। एक डार्बोपोइटिन करके भी है। तो एपोइटिन, डार्बोपोइटिन जैसे सबक्यूटेनियस फॉर्म में इरिथ्रोपोइटिन हम लोग बाहर से देते हैं। कब देते हैं? जब ऑब्वियसली किडनी अपना इरिथ्रोपोइटिन नहीं बना सकती, ठीक है, या तो फिर हमें एडिशनल चाहिए होता है। तो कब किडनी नहीं बना सकती? अगर किडनी फेल है, तो अगर क्रोनिक रीनल फेलियर है और उसकी वजह से इरिथ्रोपोइटिन नहीं बन रहा है और उसकी वजह से एनीमिया है, तो उस सिचुएशन में हम लोग बाहर से इरिथ्रोपोइटिन या तो फिर एपोइटिन या फिर डर्बोपोइटिन देते हैं, ठीक है। या तो फिर बोन मैरो सप्रेशन हो गया है, ठीक है, बोन मैरो सप्रेशन करने वाली एंटी कैंसर मेडिकेशन है, जीरोविडिन है, उसकी वजह से एनीमिया हो गया है, तो वो बोन मैरो को स्टिमुलेट करने के लिए हम लोग बाहर से ऐसे एपोइटिन या फिर डर्बोपोइटिन देते हैं। कई बार इलीगल भी ये यूज़ हुआ है, पता है आपको कहाँ पे? जो एथलीट्स होते हैं वो अपनी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या देते हैं, बाहर से इरिथ्रोपोइटिन लेते थे। तो उससे क्या था कि इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट करता था बोन मैरो को, आरबीसीज बनता था, जिससे ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन बढ़ता है और जिससे क्या है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, तो वो एथलीट्स को फ़ायदा करती है। तो इसीलिए बैंड ड्रग के अंदर भी ये इरिथ्रोपोइटिन लिखा हुआ है, ठीक है। इवन ब्लड भी चढ़ाते हैं बाहर से कई, तो ये भी एक बैंड चीज़ है। तो डोप टेस्ट जो करते हैं इसमें पूरी लिस्ट ऑफ ड्रग्स होती है, अगर ऐसा पाया जाता है तो फिर इसको डिस्क्वालीफाई करते हैं। तो उसमें एक इरिथ्रोपोइटिन का भी नाम है। अब कैसे पता चलेगा अगर ग्रोथ फैक्टर पेशेंट्स को दे रहे हैं कि उसका रिस्पॉन्स आ रहा है? तो ऑब्वियसली उसके रेटिकुलोसाइट्स के काउंट बढ़ जाएंगे। क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन होगी? जो मेन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है, क्योंकि सिस्टम के अंदर सेल्स बढ़ जाएंगे, रेटिकुलोसाइट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, आरबीसीज बढ़ जाएंगे, तो जिससे पॉलीसाइथेमिया हो सकता है, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ सकती है और हाइपरटेंशन भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान रखना है। एक दूसरी मेडिकेशन भी बनाई गई है, क्या है उसका नाम? पैगीनिसेटाइड, ठीक है, टाइड है, अगेन पेप्टाइड है। तो पैगीनिसेटाइड करके एक मेडिकेशन है। वो कैसे काम करती है? वो जो इरिथ्रोपोइटिन के जो रिसेप्टर हैं उसके ऊपर एगोनिस्टिकली काम करती है। तो इरिथ्रोपोइटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट के ऊपर काम करने वाली मेडिकेशंस को पैगीनिसेटाइड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2-3 मेडिकेशन से आप याद रखें, ये तो इजी है, इरिथ्रोपोइटिन जैसी ही है, एपोइटिन, अल्फा, डर्बोपोइटिन, और एक नई मेडिकेशन है पैगीनिसेटाइड जो इरिथ्रोपोइटिन रिसेप्टर के ऊपर एगोनिस्टिकली काम करती है। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी के ऊपर। तो अगर डब्ल्यूबीसी को स्टिमुलेट करना है तो उसे स्टिमुलेट करने के लिए हमारे पास कौन से ग्रोथ फैक्टर्स हैं? तो एक है जिसे कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट कोलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, और दूसरा है ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट कोलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। तो उसके ऊपर से जो ड्रग बनाई गई है, अगर ग्रेन्युलोसाइट जीसीएसएफ को स्टिमुलेट करना है तो उसमें नाम है फिलग्रेस्टिम, दूसरा नाम है पैग फिलग्रेस्टिम, मीन्स के पैगाइलेटेड फॉर्म है। पैगाइलेशन हम लोग यूज़ करते हैं जैसे बेटर सिस्टमिक एक्टिविटी हो सके और साइड इफेक्ट्स थोड़ी कम हो सके। फिर जीएमसीएसएफ को स्टिमुलेट करने के लिए जो फैक्टर्स या ड्रग्स बनाई गई है जिसका नाम है सरग्रामोस्टिम और मुलग्रामोस्टिम। सो ड्रग के नाम से आप याद रख सकते हैं ग्रेस्टिम मीन्स की ग्रेन्युलोसाइट को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, फिलग्रेस्टिम। जबकि यहाँ पे क्या है, ग्रेन्युलोसाइट और मोनोसाइट को स्टिमुलेट करता है। तो ग्रेमोस्टिम है, तो ग्रे मीन्स की ग्रेन्युलोसाइट को, मो मीन्स के मोनोसाइट को, और स्टिम मीन्स की स्टिमुलेट। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, दोनों ईजी है याद रखना, ठीक है। मेन कहाँ पे यूज़ होती है? ऑब्वियसली जब डब्ल्यूबीसी कम होता है जिसे कहते हैं ल्यूकोपीनिया। लेकिन किस कंडीशंस में कम होते हैं? जब भी हम लोग एंटी कैंसर मेडिकेशंस देते हैं, बोन मैरो सपरेशन होता है, तो बहुत ही एक्सट्रीमली कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं एंटी कैंसर ड्रग की, बोन मैरो सपरेशन, न्यूट्रोपीनिया, ल्यूकोपीनिया हो गया, जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो इसीलिए हम लोग उस केसेस में ऐसे फैक्टर्स देते हैं जिससे न्यूट्रोफिल के काउंट बढ़े और पेशेंट को इन्फेक्शन से बचा सके, ठीक है। बोन पेन एज एन एडीआर होता है, और एक दूसरा भी एडीआर यहाँ पे अभी निकल के आया है, दैट इज कैपिलरी लीक सिंड्रोम, जो जीएमसीएसएफ से होता है। तो ये हो गया डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब हम प्लेटलेट के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो अगर प्लेटलेट को आपको स्टिमुलेट करना है तो आपको बाहर से थ्रोम्बोपोइटिन देना पड़ेगा, या फिर थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट देना पड़ेगा, या तो फिर आप इंटरल्यूकिन 11 भी दे सकते हैं। ये भी जुड़ा हुआ है प्लेटलेट को स्टिमुलेशन करने के साथ, इंटरल्यूकिन 11। तो रिकम्बिनेंट फॉर्म ऑफ इंटरल्यूकिन 11 देते हैं, और जो ड्रग है उसका नाम है ओप्रेल वैकिन, ठीक है, नाम याद करना है आपको, ओप्रेल वैकिन। कहाँ पे यूज़ करते हैं ओप्रेल वैकिन? ऑब्वियसली जहाँ पे हमें प्लेटलेट्स बढ़ाना है, मीन्स कि थ्रोम्बोसाइटोपीनिया हो गया है। लेकिन थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, प्लेटलेट कम होने के बहुत सारे कॉजेज होते हैं,
लेकिन कब देना है, जब बोन मैरो को स्टिमुलेट करना हो और प्लेटलेट बढ़ाना हो। तो कीमोथेरापी इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया है जैसे हम लोग देख सकते हैं, तो उस केस में हमें देना है। हिपेरिन देने से भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है जिसे हिट सिंड्रोम कहा जाता है। हमने देखा था यही सेक्शन के अंदर, ब्लड वाले सेक्शन में। लेकिन इसमें क्या होता है, बोन मेयर तो प्लेटलेट बनाता है, लेकिन वो प्लेटलेट है वो क्लॉट के फॉर्म में चले जाते हैं। तो अगर ब्लड में से एग्जामिनेशन करते हैं तो एक्चुअली प्लेटलेट कम है, लेकिन वो सब प्लेटलेट कहाँ पे चले गए हैं, क्लॉट में दे गए चले गए हैं। तो इसीलिए उसमें जो इंपॉर्टेंट ड्रग मेडिकेशंस हैं वो है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स। ठीक है, सो वो एंटीकोगुलेंट उसमें ड्रग ऑफ चॉइस आएगा। ठीक है, तो इसका नाम ओप्रेल वैकिन है। यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि 11 लिखा हुआ है, E11 ओप्रेल वैकिन इसमें ही लिखा हुआ है। किन है मीन्स की इंटरल्यूकिन है। ठीक, दूसरी भी मेडिकेशन है जिसे कहते हैं रोमिप्लोस्टिम। ठीक है, रोमिप्लोस्टिम करके एक मेडिकेशन है, वो स्टिमुलेट करती है किसको, प्लो मीन्स के प्लेटलेट। सो प्लेटलेट को स्टिमुलेशन करने वाली मेडिकेशन है, थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट मेडिकेशन है, जिसे इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरैन के अंदर यूज़ करते हैं, आईटीपी के अंदर यूज़ की जाती है। एक दूसरी भी मेडिकेशंस हैं, यही थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है लेकिन ओरली यूज़ की जाती है, जिसका नाम है एल ट्रोम्बोपैग। ठीक है, ट्रोम्बो मीन्स की थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर को, एग मीन्स की एगोनिस्टिकली काम करती है, और ओ मीन्स की ओरली दे सकते हैं। तो एल ट्रोम्बोपैग ओरल थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। ठीक है, सो वो भी आईटीपी के अंदर यूज़ की जा सकती है। ये 3 मेडिकेशन थी, ओप्रेलवेकिन, रोमिप्लोस्टिम एंड एल ट्रोम्बोपैग। तो होपफुली ये जो हमारा पूरा प्रेजेंटेशंस था हिमेटेनिक्स के बारे में और उसके बाद जो ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में, आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें से कोई भी एमसीक्यू वगैरह आता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस या वाइवा क्वेश्चंस आते हैं तो अब आप उसका आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ चीज़ में आपको डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अगर दूसरे हमारे सेक्शंस नहीं देखे तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, और प्रैक्टिकल खास देखिए। थैंक यू वेरी मच।